जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वाक्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात कर ली थी वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंगों के बारे में यानी उद्देश्य विधेय के बारे में, और वाक्य के भेद, जो कि हमने दो रूपों में पढ़े थे। ठीक है, रचना के आधार पर और दूसरा, ठीक है, फिर बताइए रचना के आधार पर और दूसरा किसके बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य में रचना के भेद पढ़ रहे थे हम, तो भेदों में भी हम पढ़ेंगे आज रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वाक्य के बारे में हमने बात कर रखी थी, वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, फटाफट से एक लाइन में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्वनियों के बारे में। ध्वनियों से बनते हैं वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षरों को जब हम शिरोरेखा से जोड़ देते हैं तो एक मूल शब्द बनता है और जिसका कोई अर्थ होता है। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द जब समूह में व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं और बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, डिटेल में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट जस्ट रिवाइज करना था तो हमने एक बार आपको बता दिया। ठीक है, चलिए फिर वाक्य में रचना के आधार पर हम बात करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। पहले हम शुरू करेंगे सरल वाक्य से। सरल वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा से शुरू करेंगे। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर रखी है, उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं। जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होते हैं, उद्देश्य। ठीक है, वो हमने इससे पहले बात कर रखी है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, मोहन पूजा कर रहा है। एक लड़का है मोहन नाम का, वो पूजा कर रहा है। ठीक है, पूजा मतलब यहाँ पे भगवान की पूजा किसी संबंधित बात चल रही है। ठीक है, तो मोहन पूजा कर रहा है। यहाँ पे उद्देश्य क्या हुआ, यहाँ पे आप लगा के कौन लगा के प्रश्न कीजिए जो हमने आपको बताया है। कौन पूजा कर रहा है, आपका उत्तर क्या आया, मोहन। तो मोहन उत्तर आया तो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। मोहन पूजा कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, मोहन। मोहन हो गया उद्देश्य। अब उद्देश्य है मोहन क्या कर रहा है, तो उत्तर क्या मिलेगा, मोहन पूजा कर रहा है। जब कौन में उत्तर आ गया, उद्देश्य और क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो ये पूरा सब किस में चला जाता है, विधेय में। यानी एक ही उद्देश्य है और उसका एक विधेय है कि वो एक ही काम एक समय पे कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सीधा सिंपल वाक्य कहलाता है। ठीक है, सरल वाक्य कहलाता है। अगर ये परेशानी हो आपको समझने में उद्देश्य और विधेय कि मतलब मैम समझ में नहीं आया, उद्देश्य विधेय थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको उद्देश्य विधेय समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बात और याद रखिएगा, सरल वाक्य पहचानने का। ठीक है, सरल वाक्य की पहचान के लिए आपको हमेशा याद रखना है एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म। ठीक है, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होगी तब वो एक सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बहुत बार वाक्य में अगर कर्म ना भी हो तो भी आप कर्ता और क्रिया एक ही होगी। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं कह रहे हम। ठीक है, सिर्फ एक ही होगी, तब वो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे ये देखिए हमने वैसा ही उदाहरण यहाँ नीचे लिख रखा है, सुनंदा गाना गाती है। ठीक है, सीधा सिंपल है, कर्ता कौन हो गया, सुनंदा। ठीक है, गाना क्रिया हो गई, नहीं कर्म हो गया, और गाती, ठीक है, गाना गा रही है तो गाती क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो एक कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया जब एक ही हो तब वो कौन सा वाक्य कहलाता है, सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बात की हमने सरल वाक्य के बारे में, जिसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है, वो सरल वाक्य में आता है। और अगर ये याद ना रहे आप लोगों से तो कोई बात नहीं, आप ये याद रखिएगा, कर्ता, कर्म और क्रिया से जुड़ा हुआ कोई वाक्य हो और एक ही हो, कर्ता के साथ एक ही क्रिया हो रही हो या वो खुद कर रहा हो, तब वो सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए फिर आप पहले ये वाला सेक्शन लिख लीजिए और इसका प्रयास अभी हम आपको खूब सारे करवा देते हैं, एक तो और अभी बोल भी देंगे आप लोगों को। तो ये वाला सेक्शन लिखिए, उसके बाद मिश्र वाक्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सरल वाक्य के बारे में बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, हाँ ठीक है, मिश्र वाक्य में बात करेंगे। सबसे पहले मिश्र और मिश्रित एक ही शब्द है, बहुत सारी किताबों में सिर्फ मिश्र लिखा हुआ आता है और किसी में मिश्रित, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, मिश्र और मिश्रित। मिश्रित और मिश्र का मतलब होता है मिला जुला रूप। ठीक है, वाक्य जो आपके बने हुए आएंगे
वो क्या होंगे, मिले जुले रूप में होंगे, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। मिले जुले मतलब ऐसे मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होगा या उसके बारे में बता रहा होगा, ठीक है, उस प्रकार के होंगे। तो अगर आपको इन शॉर्ट याद रखना हो मिश्रित का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है मिला जुला, ठीक है। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो जो योजक अव्यय से जुड़े हुए हो, ठीक है, योजक चिन्ह या अव्यय से जुड़े हुए हो, वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। यहाँ हमने वो लाइन लिखी नहीं, फिर भी हम बोल के बता रहे हैं आप लोगों को कि मिश्र वाक्य में योजक और अव्यय शब्द के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है जो आप लोगों के आते हैं शब्द, वो हम आपको भी इसी पार्ट में लिखवा देंगे, योजक मिश्र के और संयुक्त के दोनों के, तो आपको पता रहेगा वाक्य के अंदर जब वो आ जाएगा तब आप समझ लीजिएगा कि वो मिश्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो तो मिश्र के अंतर्गत ये आ जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे दिखा है, सुनील ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनील नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो बता रहा है, तो मुख्य क्रिया क्या कर रहा है, वो बताने की कर रहा है। आप परिभाषा को अच्छे से पढ़िए और उसको उदाहरण में प्रयास कीजिए, वो जो बोल रहा है वो उसमें हो रहा है या नहीं। यहाँ क्या लिखा है, उपवाक्य मुख्य होगा, तो यहाँ पे मुख्य उपवाक्य क्या है, एक सुनील नाम का व्यक्ति है जो बता रहा है कि उसको क्या मिल गई है, नौकरी मिल गई है। अब अगर हम ऊपर वाला सेक्शन हटा दें, किसी ने बताया है कि नौकरी मिल गई, किसने बताया, कोई बता ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं उसमें दर्शा ही नहीं रहा वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कहना वही चाह रहे हैं इसमें कि एक ही मुख्य वाक्य होता है, और उससे भी आसान होता है। अगर आपको आश्रित उपवाक्य समझ में नहीं आए ना, तो आप एक चीज याद रखिएगा, पहला वाला जो वाक्य बना हुआ आएगा आप लोगों के इसके अंदर, वो क्या होगा कि वाक्य जो होगा क्रिया से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन आश्रित उपवाक्य जो होगा वो शुरू होने से पहले एक योजक अव्यय के साथ दर्शाएगा उसके अंदर कि वो लिखा हुआ है उसके अंदर। देखिए कैसे, यहाँ पे देखो सुनील ने बताया, अब सुनील नाम का जो व्यक्ति है ना, उसने हाईलाइट किया कि वो खुद बता रहा है, लेकिन वही दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा है, उसे नौकरी मिल गई, किसे मिली है, सुनील को, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, की, जो ये दर्शा रहा है कि ये एक वाक्य जो दूसरे वाक्य से है वो अव्यय के थ्रू जुड़ा हुआ है, यानी योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ मतलब अव्यय शब्द के साथ वो जुड़ा हुआ है कि ये किसकी बात कर रहा है, सुनील के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर परेशानी हो तो मुख्य उपवाक्य तो आपको पहले वाले में पता चल जाएगा, क्योंकि उसके साथ मुख्य क्रिया जुड़ी होगी। यहाँ बताने का काम कौन कर रहा है, सुनील कर रहा है। वहीं आश्रित उपवाक्य जो भी होंगे ना, उससे पहले आपको हमेशा क्या मिलेगा, अव्यय शब्द, यानी जो भी अव्यय हो ना, जैसे और, की, परंतु, किंतु, ये जो भी है संयुक्त में भी आते हैं मिश्र में भी आते हैं, दोनों का साथ में बोल रहे हैं हम, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, वो हम आपको भी दिखाएंगे। ऐसा ही एक वाक्य हम एक और लिख के दिखाते हैं आपको, इस तरफ लिख देते हैं मिश्र वाक्य का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने लिख दिया जैसे सुनंदा के पास, सुनंदा ने जो पुस्तक ली वो फट गई, ये वाला लिखते हैं। चलो ये वाला हटाते हैं, इसका उदाहरण हम आपको देते हैं दूसरा। चलिए मिश्र वाक्य का उदाहरण जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं सुनंदा की वह पुस्तक फट गई जो माधव ने दी थी, माधव ने दी थी। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुख्य उपवाक्य, सबसे जिसमें एक मुख्य उपवाक्य। अब मुख्य उपवाक्य इसमें क्या है, सुनंदा की वह पुस्तक फट गई, फटना यानी मतलब खराब हो चुकी, तो क्रिया यहाँ पे दिख रही है फटना, ठीक है, क्या, पुस्तक फट चुकी है, किसकी, सुनंदा की। तो ये पूरा वाक्य है, इसमें आवश्यकता ही नहीं किसी योजक चिन्ह को जोड़ने की, बिल्कुल नहीं है। और आप ये देखिए आश्रित उपवाक्य से पहले आपको एक अव्यय शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन ये देखिए सुनंदा से पहले मिल रहा है नहीं, करता है और उसकी क्रिया भी दर्शा रहा है कि सुनंदा की पुस्तक की जो फट गई थी, जो किसने दी थी, माधव ने दी थी। अगर हम ये वाक्य ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा मुख्य उपवाक्य का मतलब होता है उसमें कर्ता क्रिया कर्म जुड़ा हुआ है, उसमें उसको आवश्यकता नहीं किसी और को जोड़ने की। अगर हम ये नहीं लिखे तो भी देखो ये वाक्य पूरा है, सुनंदा की वह पुस्तक फट गई।
जरूरी नहीं है उसके अंदर हम आश्रित उपवाक्य को जोड़े या फिर कोई योजक या अव्यय शब्द जो भी है उसको जोड़े, जरूरत ही नहीं है। ये पूरा एक वाक्य दिख रहा है अपने आप से, जब पूरा कंप्लीट दे रहा हो कर्ता कर्म क्रिया तो वो एक पूरा मुख्य वाक्य हो चुका है, उसको जरूरत नहीं किसी और की। वहीं आश्रित उपवाक्य आप देखिए जो माधव ने दी थी, अब आप इसको हटा दो ऊपर वाले को, सिर्फ ये लिखो जो माधव ने दी थी, पूरा दे रहा है आपको सेंस? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या दे रहा है किसको पता, सेम दे रहा है, पुस्तक दे रहा है, क्या दे रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम कहना चाहते हैं उसका, आप समझिए हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य उपवाक्य के साथ ही वो जुड़ा हुआ मिलेगा पर उसका कोई अस्तित्व इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो वो सारे किस में आते हैं? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, और अन्य आश्रित उपवाक्य, यानी आश्रित उपवाक्य से पहले आपको हमेशा मिलेगा ये आश्रित उपवाक्य, और उससे पहले आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है जो माधव ने दी थी। तो जो है वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है, की है जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे 2-3 और है वो हम आपको भी लिखवा देंगे। तो सुनंदा की वह पुस्तक फट गई जो माधव ने दी थी, तो ये वाला वाक्य हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। ये जो मुख्य उपवाक्य है इसे आप प्रधान उपवाक्य भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। ठीक है, और ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ये बात हो गई प्रधान और आश्रित उपवाक्य, यानी मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बारे में। आशा करेंगे अब आपको परेशानी नहीं होगी मिश्र वाक्य को पहचानने में। मिला जुला रूप होगा, पहला प्रधान होगा और दूसरा शुरू होने से पहले, आश्रित शुरू होने से पहले एक अव्यय शब्द के साथ जुड़ा हुआ होगा और वो आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आएगा, यानी वो पहले वाला दूसरे वाले पे निर्भर होगा, यानी जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं, सिर्फ मिला जुला होगा। ठीक है, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। चलिए फिर ये वाला सेक्शन आप लिखिए और ये 2 उदाहरण लिखिए, उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में, वो भी अच्छा है। ठीक है, चलिए अभी हमने बात कर ली थी मिश्र वाक्य के बारे में, अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे मिश्र का होता है मिला जुला, वैसे ही संयुक्त का होता है जुड़ा हुआ। हमने लिखा नहीं, बोल रहे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जोड़ा गया हो वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में भी समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, देखो इसमें भी होते हैं, मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी और संयुक्त में भी होते हैं। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि होने की आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसमें थोड़ा फर्क होता है। कैसे? यहाँ मुख्य वाक्य होता है और उस पर एक आश्रित होता है, जो हमने अभी आपको बताया है ना, और बता देंगे, खूब सारे प्रयास है, करते रहिए, आप भी कीजिए, हम आपको बताते रहेंगे, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक ही मुख्य वाक्य होता है, क्रिया एक हो रही होती है, दूसरा वाला उस पर आश्रित होता है। वो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम एक ही वाला कर रहा होता है, दूसरा उसके सपोर्ट में या उसके बारे में कुछ बता रहा होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य इसके जैसा नहीं होता है, इसमें दोनों ही वाक्य पूर्ण होते हैं, बस जुड़े हुए किसे होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के साथ। जैसे ये भी होते हैं, दोनों के अलग अलग कीवर्ड्स हैं, हम आपको बताएंगे, वो आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन ये पूर्ण संदेश देता है, मतलब पूरा वाक्य होता है वो, चाहे उसमें कर्म नहीं हो लेकिन कर्ता और क्रिया दोनों होंगे। एक बात याद रखिएगा, इसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं और जुड़े हुए किसको होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत सारे होते हैं, हम आपको बता देते हैं कौन से। देखिए पूरा मतलब हम कैसे बता रहे हैं, देखिए वह आया और चला गया। ठीक है, कोई व्यक्ति है, आया भी था और वो वापस चला भी गया, तो दोनों काम बता रहा है, वो करता है तो क्रिया दोनों तरह से कर रहा है। ऐसा नहीं एक ही तो कंप्लीट हो गया तो दूसरा उसने छोड़ दिया, वैसा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में दोनों, एक करता है क्रिया होगी और वो पूरा सहयोग दे रहा होगा, मतलब पूरा कंप्लीट वाक्य होगा वो। ठीक है, साधारण मतलब एक से ज्यादा भी होते हैं वो, क्योंकि वो ऑब्वियस वो जुड़े हुए होंगे उसके साथ। जैसे इसी का एक हम उदाहरण और दे देते हैं, जैसे यहीं इसके सामने की तरफ लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ लिख देते हैं, सेम ही ले लेते हैं, सुनंदा जी को ही ले लेते हैं। ठीक है, सुनंदा पढ़ती है और किसका नाम ले, संतोष लिख देते हैं, चलो लड़की है तो साथ में वही लिख देते हैं, संतोष पढ़ाती है। अब देखिए हमने ये लिखा है, क्या लिखा है? एक से अधिक साधारण वाक्यों को, अब एक से अधिक है, यहाँ पे पूरा वाक्य लिखा है हमने, यहाँ पे भी पूरा वाक्य लिखा है। पूरा मतलब कर्ता और क्रिया दोनों हो रही, इसमें कर्म हो ना हो आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो पूर्ण वाक्य कहलाता है। ये हम आपको पहले वाली जो भी वीडियो तो उसमें बता चुके हैं। ये देखिए कर्ता कौन है इसमें? सुनंदा,
और वो पढ़ती हैं, ठीक है। तो क्रिया क्या कर रही है, पढ़ने की काम, मतलब जो भी वो पढ़ने का काम कर रही है वो। फिर और जो हमने क्या जोड़ा इसमें, समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ दिया है। संतोष पढ़ाती है, ठीक है। सुनंदा पढ़ती है तो संतोष पढ़ा रही है, एक पढ़ रही है दूसरी पढ़ा रही है, तो दोनों क्रियाएं कर रही है वो, एक पढ़ रही है और दूसरा पढ़ा रही है। जोड़ा किसने, हमने और के साथ। तो साधारण तो है लेकिन अपने आप में पूर्ण होंगे वो वाक्य, तो क्या कहलाएंगे वो, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला भी हो गया और वो भी हो गया। आशा करेंगे अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के अंतर्गत मतलब दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। चलिए ये वाला सेक्शन भी आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इनके वो लिखवा देते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। मिश्र के अलग और संयुक्त के अलग, ठीक है। समझ में तो आया ना आप लोगों को कि सुनंदा पढ़ती है, दो पूर्ण वाक्य होंगे और जुड़े हुए किसके होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के साथ होंगे। वही मिश्र वाक्य एक पूर्ण होगा, यानी एक प्रधान होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों में। चलिए ये वाला लिखिए, उसके बाद हम आपको कीवर्ड्स लिखवा देते हैं। चलिए ये कुछ योजक यानी जोड़ने वाले शब्द हैं जो हमने लिखे हैं मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से जुड़ने वाले, ठीक है। आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। याद नहीं रखोगे तो परेशानी होगी, अगर याद कर लिया तो फिर कभी परेशानी नहीं आएगी मिश्र है या संयुक्त है। वैसे आपको मिश्र संयुक्त कैसे पहचाना है वो हमने आपको बता दिया है। प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित होगा जिसका असर नहीं होगा कि वो जरूरी है या नहीं लिखने के लिए, ठीक है। और संयुक्त में है दोनों पूर्ण होंगे, बस जुड़े हुए होंगे एक समुच्चय बोधक अव्यय के साथ, ठीक है। चलिए ये मिश्र लिखे हमने, जो, जैसे, कि, यदि, ताकि, क्योंकि, जब, जिसने और तो। इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये हमने लिख दिया तो इसके अलावा है ही नहीं। आप लोगों के अभी यही आते हैं तो आप याद रख सकते हो, मैं इत्यादि लिखा नहीं, बट इसके साथ और भी है दो तीन जो आ जाते हैं, बट अभी आप लोगों के यही आएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा हमने ये लिखा है संयुक्त में, यथा, एवं, पर, तथा, और, किंतु, परंतु, या, अथवा और इसलिए। इसमें एक दो और है, जैसे क्योंकि आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इधर लिखा है मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिखे, इसके अलावा एक दो और है जो आते हैं, वो इतने नहीं है अभी, आप लोगों के यही आते तो हमने यही लिखे हैं, ठीक है। चलिए तो ये मिश्र और संयुक्त के हमने लिख दिए। इसके एक एक उदाहरण अगर हम दें और तो जैसे इसका हम ये दे देते हैं तो करके बता देते हैं इसमें मिश्र के अंतर्गत। जैसे माधव अगर परिश्रम करेगा तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। माधव अगर परिश्रम करेगा तो सफलता जरूर मिलेगी, तो परिश्रम कीजिए, इसे याद कीजिए और फर्स्ट आइए, ठीक है। तो ये तो हमने माधव की बात कर दी, ठीक है। उस तरफ अगर हम बात करें तो या से बना देते हैं। जैसे हमने बोला चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ, ठीक है। हमने बोला चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ, तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, या। दो वाक्य पूरे हैं, हमने सिर्फ उनको या से जोड़ दिया है, ठीक है। एक अगर और दें हम इसमें से तो ये वाला ले लेते फिर, ठीक है। परंतु से बन जाएगा प्रिय बोलो, मतलब प्रिय मतलब अच्छा, मीठा मीठा बोलो, ठीक है। प्रिय बोलो परंतु असत्य नहीं, ठीक है। तो प्रिय बोलो परंतु असत्य नहीं, तो ये परंतु का बन गया। ऐसे बहुत सारे हैं, देखिए आप जितना प्रयास करोगे, जितनी आपकी किताबों में एक्सरसाइजें दे रखी है वो सब करोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब ऐसा हो कि सिर्फ पढ़ लिया और उसको पढ़ के रख दिया, मेरे को परिभाषा याद है, समझ में नहीं आया, अरे कैसे आएगा, आप सिर्फ परिभाषा को रट रहे हो, रटने से नहीं आएगा वो। आप उसको पढ़ो, समझो, बार बार देखो, अगर हमने भी बताया आपको, ठीक है। एक बार में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक दो बार और पढ़ लो, बार बार इसे देख लीजिए, ठीक है। देखने के बाद जरूर आएगा। हमें कौन सा एक ही बार में आ गया था, हमने भी बहुत बार प्रयास किया तक आया ना, तो अभी आप लोगों को बता पा रहे। तो पढ़ो बार बार, उसके जो भी आपकी किताबें पुरानी नई जितनी भी एक्सरसाइजों से जुड़ी हुई है वो सारी कीजिए, उसको बार बार देखिए, उस एक्सरसाइज में परिभाषा का मेल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आराम से आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, मेहनत होगी तो जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज हमने बात की है सरल मिश्र और संयुक्त के बारे में। इसके अलावा एक और है, उसमें भी हम बताएंगे आपको पूरा अच्छे से, 8 पार्ट है उसके, ठीक है, बताया भी था हमने, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ये वाला लिख लीजिए और कंप्लीट हो जाएगा तो आगे एक्सरसाइज करेंगे। चलिए आज हमने बात की सरल मिश्र और संयुक्त के बारे में, और फिर हम मिलेंगे, फिर से ज़रूर मिलेंगे, अच्छे से बताएंगे नेक्स्ट बारे में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।